हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैं दरख्त से टेक लगाए बैठी सामने बने कब्रिस्तान को देख रही थी। ये वीरान पड़ा कब्रिस्तान हमेशा ही मुझे खौफ में मुब्तला कर देता था। हालांकि मैं यहाँ पर अपना शौक़ पूरा करने आती थी, लेकिन जब भी मेरी निगाहें उस कब्रिस्तान की तरफ जाती थी तो मेरा पूरा बदन खौफ की वजह से कांपने लग जाता था। मैंने आज तक उस कब्रिस्तान में किसी को दाखिल होते नहीं देखा था। यूं लगता था जैसे यहाँ कोई भी नहीं आता, अपनों को दफनाकर कोई भूल चुका है। यहाँ बहुत सी कब्रें बनी हुई थी और काफ़ी बड़ा और वसीओ अरीस कब्रिस्तान था। अरसा गुजर गया था कि यहाँ पर कोई नई कब्र नहीं बनी थी। पुरानी कब्रों की हालत भी बहुत ख़राब थी। कब्रिस्तान की देखभाल के लिए कोई गोरकन भी मौजूद नहीं था। पीपल के दरख्त के नीचे बैठी मैं मुसलसल उस कब्रिस्तान को घूरे जा रही थी। आखिर कौन लोग होंगे जो इस कब्रिस्तान में मुदफिन थे और जिनके अपने उन्हें दफन करके भूल चुके थे। अक्सर ही मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं मिल सका था। जब भी मैंने किसी से इस कब्रिस्तान के बारे में पूछने की कोशिश की तो हर कोई नफ़ी में सर हिला देता और कहता कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बाज़ लोग तो मुझे ये भी कहते थे कि तुम पागल हो, वहाँ कौन सा कब्रिस्तान है। मुझे हैरत होती कि इतने पुराने कब्रिस्तान के बारे में भी ये लोग नहीं जानते। ये तो रोज़ की कहानी थी। हर रोज़ वहाँ बैठे मैं उस कब्रिस्तान को देखा करती थी। फितरी तौर पर मैं एक डरपोक लड़की थी, लेकिन कहते हैं ना कि शौक़ इंसान के अंदर से सारा खौफ मार देता है, तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरे शौक़ ने मेरे सारे खौफ को मार दिया और मैं आराम से यहाँ बैठकर अपना शौक़ पूरा कर लिया करती थी। ये छोटा सा शहर हर वक्त ट्रैफिक के धुएं से भरा रहता था। लोगों का शोर, गाड़ियों का शोर और न जाने कौन सी तरह तरह की आवाज़ें आती। मुझे ये शोर बहुत ही बुरा लगता था। एक पुरसकून जगह यही नज़र आती थी, इसीलिए यहीं आकर बैठ जाती। हालांकि अम्मा से रोज़ाना डांट पड़ती कि आखिर तुम कहाँ जाती हो, रात के वक्त घर से निकलना ठीक नहीं है। मगर मैं रोज़ कोई ना कोई बहाना बना देती और कहती कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। अम्मा ने मुझसे बहुत बार ये सवाल किया कि ऐसी कौन सी दोस्त है जिसके घर तुम रात के वक्त जाती हो। वो मुझे मना भी करती, लेकिन मैं चुपके से निकल जाती। उन्होंने मुझ पर कड़ी निगाह रखना शुरू कर दी थी। फिर भी उनकी निगाहों से बचकर मैं घर से बाहर निकलती और इस दरख्त के नीचे आकर बैठ जाती। अब तक अम्मा ने अब्बा को ये बात नहीं बताई थी कि मैं रोज़ाना रात को घर से बाहर निकलती हूँ, क्योंकि अगर अब्बा को ये बात पता चल जाती तो वो मेरा बहुत बुरा हाल करते। शुरू से ही मैं उनकी निगाहों में खटकती थी और आज तक कभी भी वो मुझे कबूल नहीं कर पाए थे। बेशक वो मेरे सौतेले बाप थे, लेकिन बहुत ही छोटी उम्र से मैं उनके साथ रह रही थी। उसके बावजूद कभी भी लगावट और मोहब्बत का इजहार नहीं किया। बाप जैसा मान कभी भी नहीं दिया। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप में महदूद होती गई। घर में बाकी सब लोग भी मुझसे ना तो बातचीत करते थे और ना ही मुझसे मोहब्बत करते थे। मैं हमेशा अलग थलग रहती थी। अम्मा का ससुराल भरा पूरा था और मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ रहना पड़ रहा था। हालांकि मैं अम्मा से कई बार कह चुकी थी कि या तो मैं नाना नानी के साथ रह लेती हूँ या फिर अपने दादा दादी के साथ। वो सब लोग मुझे बहुत पसंद करते थे और मुझे रखने को भी तैयार थे, लेकिन अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं उनके होते हुए उनके बिना रहूं। अब्बा तो रहे नहीं थे, इसीलिए वो माँ का प्यार मुझसे दूर नहीं करना चाहती थी। मगर बात ये थी कि अम्मा तो यहाँ पर मुझे ज़रा भी तवज्जो नहीं दे पाती थी। पूरा दिन वो घर के काम काज में मसरूफ़ रहती। अम्मा की सास ना तो मुझे पसंद करती थी, ना ही अम्मा को पसंद करती थी। हर वक्त इस बात का ताना देती रहती थी कि तुम्हारी बेटी हम पर बोझ है और मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अम्मा सबकी जली कटी बातें बर्दाश्त करती और सब्र की घूंट पी कर रह जाती थी। मेरा एक सौतेला भाई भी था जो कि उम्र में मुझसे काफ़ी ज़्यादा छोटा था। मेरे अब्बा की मौत एक हादसे में अचानक से हो गई थी और उनकी मौत ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी।
थोड़े ही अरसे बाद अम्मा ने दूसरी शादी कर ली और मुझे अपने साथ लिए अपने शौहर के घर आ गई। शुरू शुरू में मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा डर लगता था और मैं रह नहीं पा रही थी, लेकिन फिर मुझे आदत सी हो गई। इतने साल गुजर गए थे यहाँ रहते हुए, लेकिन अब भी मुझे किसी ने कबूल नहीं किया था। अम्मा ने मुझे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया था। उन्हें लगता था कि वो मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएंगी तो अपनी तवज्जो की कमी पूरी कर पाएंगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मुझे अच्छा स्कूल नहीं बल्कि उनकी तवज्जो और उनका प्यार चाहिए था, जो कि मुझे मिल ही नहीं रहा था। जब अम्मा के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया तो अम्मा की सारी तवज्जो उसी की तरफ हो गई और मैंने महसूस किया कि अम्मा का शौहर मुझे बिल्कुल नापसंद करने लग गया था। अगर कभी अम्मा गलती से मेरे लिए कुछ खरीद भी लाती तो वो अम्मा को 100 बातें सुनाता और कहता कि इसे इसके घर वालों के पास छोड़ाओ, इसके दादा दादी या नाना नानी के पास। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसका खर्चा उठाऊं। लेकिन अम्मा किसी न किसी तरह से उसे समझा बुझा देती। ये सब सुनकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता था और दिल करता था कि यहाँ से भाग जाऊं, सीधा दादा दादी के पास चली जाऊं। वो मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं अम्मा मुझे वहाँ क्यों नहीं रहने देती थी। हर महीने सिर्फ एक दिन में उनके पास जाकर मिल आती थी और उसके बाद पूरे महीने उनकी शक्ल भी नहीं देख पाती थी, हालांकि वो यहाँ करीब में ही रहते थे। अम्मा की पहले भी अपने ससुराल में कभी किसी से नहीं बनी थी और अब्बा की वफ़ात के बाद उन्होंने मुझे भी किसी से राब्ता रखने नहीं दिया। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। जब छोटी थी तो चुपके से कभी कभी स्कूल से वापसी पर दादी के घर चली जाती, जिस पर अम्मा मुझे डांटती और कहती कि अगर आइंदा तुम वहाँ गई तो मैं तुम्हें कभी भी स्कूल नहीं भिजवाऊंगी। ये सुनकर मैं डर जाती थी, क्योंकि स्कूल में मेरी बहुत सारी सहेलियाँ थीं जिनके साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरता था। मेरी बहुत सी कज़न, मेरी पुप्पो वगैरह की बेटियाँ भी उसी स्कूल में पढ़ती थीं। वो शहर का अच्छा स्कूल था, इसीलिए अम्मा ने मजबूरी में मुझे वहाँ दाखिला दिलवाया था, वरना वो मुझे अब तक वहाँ से हटा चुकी होती। मैं अपनी कज़न से ढेर सारी बातें करती थी। कभी कभी वापसी पर मेरे चाचू वगैरह उन्हें लेने आते तो उनसे भी मिल लेती। अक्सर वो कोई ना कोई चीज़ मेरे लिए भी लेकर आते थे और वो जब भी मेरे लिए कोई खिलौना लाते अम्मा उसे छुपा कर रख देती थी और कहती थी कि दोबारा इसे हाथ मत लगाना, जो चाहिए मैं लेकर आऊँगी। मुझे अम्मा की ये नफ़रत समझ नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि मेरे दादा दादी अम्मा से मुझे छीन लेंगे, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो लोग तो बहुत ही अच्छे लोग थे और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। यूं ही दिन गुजरने लगे और मैं मैट्रिक में पहुंच गई। मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। मैंने अम्मा से कई बार कहा कि मुझे ट्यूशन लगवा दें, लेकिन अम्मा ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें ट्यूशन लगाऊं। मैं जानती थी कि मेरे सौतेले बाप ने मना किया होगा। अम्मा मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। जब मेरी दादी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अम्मा से कहा कि इसे यहाँ भेज दिया करो, ये यहाँ पर पढ़ लेगी। लेकिन अम्मा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है और मुझ पर बोझ नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी नसीहत ना करे। मेरे नाना नानी भी अम्मा को बहुत समझाते थे कि बच्ची को इस तरह कैद करके मत रखो, इसे इसकी ज़िंदगी जीने दो, लेकिन अम्मा को समझ ही नहीं आती थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज किस्म की खातून थी। शुरू से ही वो हर चीज़ में अपना नाक ऊंचा रखने की कोशिश करती थी और इसी ऊंची नाक की वजह से उन्होंने मुझे बहुत सी मुश्किलात का शिकार बना दिया था। मुझे गाना गाने का हद से ज़्यादा शौक़ था और मेरी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए मैं अक्सर ही कमरे में बैठकर गाना गाया करती थी। अम्मा को इस बारे में कोई इल्म नहीं था, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता तो वो मुझे खूब मारती। एक दिन मैं बैठकर गाना गा रही थी, कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। तभी अम्मा के ससुराल वालों में से किसी ने मुझे गाना गाते सुन लिया। फ़ौरन से जाकर अम्मा को शिकायत लगाई। अम्मा भागी भागी कमरे में आई। जो मुझे आंखें बंद करके गाना गाते देखा तो अम्मा ने मुझे 2 थप्पड़ लगाए और कहा कि अगर आइंदा मैंने तुझे गाना गाते हुए सुना तो मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा।
ये कहकर अम्मा वहाँ से चली गई और मैं रोने लगी। पहली बार अम्मा ने मुझे इतने बुरे तरीके से मारा था। घंटों मैं बैठकर रोती रही और जब अम्मा ने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया तो मैं खाना खाने भी नहीं गई। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं अम्मा से बात भी नहीं करना चाहती थी। वैसे भी वो ज़रा सी बात का गुस्सा मुझ पर ही उतारती थी। कल ही उन्होंने अपनी सास से लड़ाई की थी और अब उसका गुस्सा भी मुझ पर ही उतार रही थी। मैं कमरे में बंद बैठी रही, लेकिन किसी ने भी आकर मुझसे पूछा नहीं कि खाना खाया है या नहीं। थोड़ी देर गुजरी तो मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो मैसेज मेरी कज़न की तरफ से था। मुझसे कहने लगी, आज चाचू सबको बाहर लेकर जा रहे हैं खाने पर, तुमने चलना है हमारे साथ। मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। तुम्हें पता ही है कि अम्मा मुझे नहीं आने देंगी। वो मुझसे इसरार करने लगी, लेकिन फिर भी मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी उदासी देखकर वो सब लोग भी उदास हो जाए और उन्हें पता चल जाए कि अम्मा मेरे साथ कैसा सलूक करती हैं। इसीलिए खामोशी से रोते रोते अपने बिस्तर पर ही सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो देखा 10 बज रहे थे। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए मैं काफ़ी देर तक सोती रही थी। अम्मा कई बार आकर मेरा दरवाज़ा बजा गई थी, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरा उनसे बात करने का कोई इरादा नहीं था। अब मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैं उठकर किचन में चली आई और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। जब भी मैं किचन में खुद से कुछ बनाने जाती थी तो मेरी अम्मा की सास हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती और कहती कि तुम्हारी बेटी तो सब कुछ ख़त्म कर देती है। इसीलिए अम्मा मुझे किचन से दूर रखती थी। लेकिन अभी मैं अम्मा से नाराज़ थी और भूख भी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा सबकी बातें नज़रअंदाज करके खुद ही कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। अभी जब मैं किचन में बनाने आई तो अम्मा की बड़ी जेठानी वहाँ आ गई और कहने लगी कि तुम किचन में क्या कर रही हो, जल्दी बाहर निकलो, अपने कमरे में रहा करो, पता नहीं चीज़ें कितनी ज़ाया कर देती हो, इतनी महंगाई हो चुकी है। मैं सख्त गुस्से में थी, इसीलिए मैंने आगे से उन्हें जवाब दे दिया और कहा कि मैं कोई सारा राशन ख़त्म नहीं कर लेती हूँ, मुझे भी यहाँ पर रहने का कोई शौक़ नहीं। अगर आप लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं होती हूँ ना, तो धक्के देकर घर से निकाल दे। आज पहली बार मैंने उन्हें जवाब दिया था, जिस पर वो हक्का बक्का मुंह खोली हैरत से देखने लगी और कहने लगी, तुम्हारे मुंह में भी ज़बान आ गई है, अपनी औकात में रहो। मैंने कहा, मेरी औकात मुझे पता है, आप मत बताएं। ये कहकर मैं वहाँ से चली गई। मैं नहीं जानती थी कि पीछे उन्होंने सब घर वालों को जमा करके मेरे बारे में क्या कुछ बोला। लेकिन जब अम्मा मेरे पास आई तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और मुझे खूब बातें सुनाई और कहा कि तुम अपनी ज़बान बंद नहीं रख सकती। मैंने अम्मा से कहा कि आपने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ रखा हुआ है, आपको इस बात का एहसास नहीं है कि मैं कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हूँ। या तो मुझे यहाँ से जाने दें और अपने दादा दादी के पास रहने दें, या फिर मुझे यहाँ पर अच्छे से रहने का हक दें। आपको मेरी कोई परवाह नहीं। अगर यहाँ रखा है तो मेरा ख्याल भी रखें, और अगर नहीं रख सकती हैं तो मुझे जाने दें। पता नहीं आपके साथ क्या मसला है जो मेरे दादा दादी को इतना बुरा समझती हैं। अम्मा बोली, ज़रूर ये पटियाँ तुम्हें तुम्हारे दादा दादी ने ही पढ़ाई होंगी। बहुत हो चुका है, अब तुम अपनी ज़बान बंद करो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। पीछे मैं घुटनों में सर रखे रोने लग गई। काफ़ी देर हो गई थी मुझे रोते हुए। तभी अचानक से मुझे महसूस हुआ जैसे वहाँ कोई मौजूद है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इस बात का एहसास मुझे शिद्दत से हो रहा था कि मेरे पास कोई है। न जाने कौन था। आज फिर मैं रोते रोते सोई थी। मेरी हर रात तकरीबन ऐसे ही गुजरती थी। मैं रोते रोते सो जाती थी और जब सुबह उठती तो अम्मा की बातें सुनती। अगले दिन जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि मैं अम्मा को बिना बताए ही चाचा लोगों के पास चली जाती हूँ। 3-4 दिन वहाँ रहूँगी तो अम्मा को भी एहसास होगा कि उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे वहाँ रखा हुआ है, और वो भी इतनी मुश्किलात में। मैं सुबह सवेरे उठ गई। उस वक्त सब लोग सो रहे थे। अपना सामान वगैरह मैंने एक बैग में डाला और चुपके से घर से बाहर निकल गई। दादा दादी के घर पहुंचकर जब दरवाज़ा बजाया तो छोटे चाचा ने दरवाज़ा खोला।
मुझे यूं इस वक्त दरवाजे पर देखकर वो हैरान भी हुए और साथ में खुश भी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी क्या बात है, तुम अपना बैग लेकर क्यों आई हो? घर पर किसी से लड़ाई हुई है क्या? मैंने उनसे कहा कि क्या चाचा, मैं आपके पास नहीं रह सकती हूँ। फिर वो मुझे लिए अंदर चले आए। उस वक्त घर में सिर्फ चाचा लोग ही जाग रहे थे। वो सुबह खेजी के आदी थे और अक्सर ही यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए सुबह सवेरे उठ जाते थे। मेरी उनसे खूब बनती थी। वो मुझे साथ लेकर अंदर आ गए और उन्होंने मुझे चाय वगैरह बना कर दी। फिर मैं बैठकर उनसे बातें करने लगी। वो शुरू से ही मेरी पढ़ाई में हर मुमकिन मदद करते आए थे। अम्मा तो मुझे ट्यूशन जाने नहीं देती थी, इसीलिए मैं छुपकर अपने चाचा से ही पढ़ाई में मदद ले लेती थी। अब भी वो मुझसे पूछने लगे कि मैट्रिक के बाद तुम आगे कौन सा सब्जेक्ट रखोगी। मैंने उनसे कहा कि अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं पता, वैसे ही मैं घर के हालात की वजह से परेशान हूँ। और फिर मैंने कल होने वाला सारा वाक़या उन्हें बता दिया। ये सुनकर वो अफसरदा होकर कहने लगे कि हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि तुम्हें अपने पास रख लें, लेकिन तुम्हारी अम्मा मानती ही नहीं है। मैंने कहा अब मैं उन्हें बिना बताए घर से आ गई हूँ और कुछ दिन यहीं रहूँगी। चाचा ने कहा यह गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पीछे वो परेशान हो जाएंगी। मगर मैं इस वक्त हद से ज़्यादा तंग आई हुई थी, इसीलिए चाचा से कहा कि मैंने फ़ैसला किया है कि मैं यहीं पर रहूँगी। दादी वगैरह उठी तो मैं उनसे भी मिलकर अपने कमरे में चली गई। इस घर का एक कमरा हमेशा मेरे लिए मुंतखब रहता था और मैं उसी कमरे में अपना सामान रखाई। पूरा दिन मेरा बहुत ही खुशगवार गुजरा। अम्मा ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। शायद वो समझ गई थी कि मैं दादी लोगों के घर में ही गई होंगी। उन्हें लग रहा होगा कि मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगी। मगर अगले 3-4 दिन जब मैं वापस नहीं आई तो अम्मा तिल मिलाती हुई दादी के घर आ गई और कहने लगीं कि मेरी बेटी को वापस भेजो। दादी ने कहा कि वो अपनी मर्जी से आई है और वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि हमारी भी पोती है और उसे यहाँ रहने का पूरा पूरा हक है। ये उसके बाप का घर है। तो अम्मा ने कहा ठीक है, अगर इतना ही ज़्यादा शौक है तो अब से यहीं पर रहे। मैं तो बहुत खुश हो गई कि मुझे उस जंजालपुरा से छुटकारा मिल गया। वो तो कैद खाने जैसा ही था। अब से मैंने यहीं पर रहना शुरू कर दिया। यहाँ मुझे बहुत ही प्यार मोहब्बत और तवज्जो मिला करती थी। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, ख़ास तौर पर मेरी बड़ी ताई। वो तो बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा लाड किया करती थी। अब वो बहुत खुश थीं कि मैं यहीं पर रह रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशी 3-4 महीने के लिए होगी। उसके बाद अम्मा आई और बहुत बड़ी लड़ाई करके मुझे वापस अपने साथ ले गई। मुझे यूँ लगता था जैसे मैं कोई रबड़ हूँ जिसे दोनों तरफ से खींचा जा रहा हूँ। दादी लोगों ने बहुत कोशिश की कि मुझे यहाँ पर रख लें, लेकिन अम्मा ने मुझे यहाँ रहने नहीं दिया और वहाँ जाकर दोबारा से मेरी वही ज़िंदगी शुरू हो गई। मैट्रिक के इम्तहानात के बाद जब मैं फ़ारिग हो गई तो मैंने अम्मा से कहा मैं कुछ अरसा दादा दादी लोगों के घर रहना चाहती हूँ, लेकिन अम्मा ने साफ मना कर दिया और कहा कि आज के बाद वहाँ हरगिज़ मत जाना। मुझे अम्मा का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मुझे मेरे सारे रिश्तों से दूर कर रही थी और ज़बरदस्ती इस कैद खाने में रहने को कह रही थी। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरे चाचा ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और मुझे कहा कि अगर तुम्हें पढ़ाई में किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो फ़ौरन मुझसे राब्ता कर लेना। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया था। वो सिर्फ लड़कियों का ही कॉलेज था। कॉलेज काफ़ी बड़ा और पुराने तर्ज पर बना हुआ था, लेकिन यहाँ मेरी कज़न्स वगैरह में से कोई भी नहीं पढ़ता था। वो तमाम कज़न्स जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी अब उन्होंने अलग अलग कॉलेजेस में दाखिला लिया था और यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए मैंने किसी से दोस्ती भी नहीं की। अलग थलग ही रहा करती थी। जब फ्री पीरियड होता तो मैं कैंटीन में आकर बैठ जाती और हल्की हल्की आवाज़ में गाना गाया करती। एक दिन मैं बैठकर गाना गा रही थी तो एक लड़की मेरे पास आकर बैठ गई और चुपचाप सुनने लगी। जब मैंने गाना ख़त्म किया तो कहने लगी तुम्हारी आवाज़ तो हद से ज़्यादा खूबसूरत है, तुम कितना प्यारा गाती हो, तुम कॉलेज के किसी फंक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेती? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ।
वैसे भी कुछ ही दिन में फंक्शन होने वाला है। ये सुनकर तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। गाना गाने का तो मुझे जुनून की हद तक शौक था और अब मेरा ये शौक पूरा होने वाला था। अम्मा तो मुझे बिल्कुल भी गाने नहीं देती थी, इस डर से कि उनके ससुराल वाले मेरे खिलाफ मुहाज ना खड़ा कर दें। लेकिन अब मुझे मौका मिल रहा था तो मैंने उससे फ़ायदा उठाने का सोचा और उस लड़की से कहा कि ठीक है, मैं राज़ी हूँ। उस लड़की ने मुझे अपना नाम तानिया बताया और कहा कि तुम मुझसे रब्ता करना, मैं तुम्हें बता दूंगी कि किस दिन फंक्शन है और उसकी तैयारी कब करनी है। ये कहकर उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। पहली बार मैं कॉलेज में किसी लड़की से बातचीत कर रही थी और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने शौक़ की वजह से। घर आई तो मेरा मूड अच्छा देखकर अम्मा ने कहा कि क्या हुआ जो तुम इतना ज़्यादा खुश हो रही हो। मैंने अम्मा को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और आहिस्ता आहिस्ता गाने की प्रैक्टिस करने लगी। मैं जानती थी कि यह गुनाह का काम है, लेकिन मुझे इसका हद से ज़्यादा शौक़ था और सब लोग मेरी आवाज़ की तारीफ़ भी किया करते थे। मैंने उस लड़की का नंबर सेव किया और उसे अपने नाम से मैसेज कर दिया। फिर उसने मुझे बताया कि अगले हफ्ते ही उस फंक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तुम्हारा नाम लिखवा चुकी हूँ, तुम आ जाना, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। कॉलेज में तैयारियां हो रही थी। अगले हफ्ते ही मैं ऑडिटोरियम में चली आई जहाँ पर हमें रिहर्सल वगैरह करवाई जाती थी। जब टीचर्स ने मेरी आवाज़ सुनी तो बहुत ज़्यादा खुश हुई और कहने लगी, तुम्हारी आवाज़ तो हद से ज़्यादा खूबसूरत है, कितना अच्छा गाती हो, अब तो हर फंक्शन में तुम हिस्सा लोगी। और फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई। जिस दिन फंक्शन का दिन आया तो अम्मा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे कॉलेज में तो फंक्शन है, इसलिए तुम वहाँ मत जाओ, आज छुट्टी कर लो। ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि आखिर मैं छुट्टी क्यों करूँ, वहाँ क्यों ना जाऊँ। मैंने अम्मा से कहा कि वैसे भी मेरी ज़िंदगी में तफरीह नाम की कोई चीज़ नहीं, मुझे इस फंक्शन में जाना ही जाना है। लेकिन अम्मा मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने अपने चचा को फ़ोन किया और कहा कि मुझे लेने के लिए आ जाएं। मैं जानती थी कि अगर बड़े चचा आएंगे तो अम्मा इनकार नहीं कर पाएंगी। वो मिजाज के थोड़े सख्त थे, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते थे और ख़ानदान में कोई भी उनके ख़िलाफ़ नहीं जाता था। इसलिए जब वो मुझे लेने आए तो अम्मा ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप जाने दिया। मैं जानती थी जब मैं वापस आऊँगी तो अम्मा मुझे खूब बातें सुनाएंगी, लेकिन मुझे इन तमाम बातों की कोई परवाह नहीं थी। मैं फंक्शन पर थोड़ा लेट पहुंची थी, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब तो मेरी बहुत ज़्यादा दोस्तें बन गई थी। सब मेरे इर्द गिर्द बैठी रहती थीं और कहती कि हमें गाना सुनाओ, तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। और फिर मैं उन्हें गाना सुनाती। न जाने किस तरह उड़ते उड़ते ये खबर अम्मा के कानों में भी पड़ गई कि मैं कॉलेज में गाना गाती हूँ। जब उन्होंने सुना तो मुझे खूब मारा और कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ये काम मत करना, तुम इसीलिए कॉलेज जाती हो क्या? आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर दूंगी। ये सुनकर तो मैं रोने लगी और अम्मा से कहा कि मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, आप मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त दे दें। अम्मा ने मेरी बात मान ली, इस शर्त पर कि मैं दोबारा कभी भी गाना नहीं गाऊंगी। अम्मा से तो मैंने वादा कर लिया था, मगर मैं जानती थी कि अपनी इस आदत और शौक़ को मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने दोबारा कॉलेज के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया और ख़ुद अलग थलग रहने लग गई। किसी भी लड़की से बातचीत नहीं करती थी। जितना भी कोई मुझसे कहता कि गाना गाओ, मैं मना कर देती। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से अम्मा के कानों में ये बात दोबारा पहुँचे कि मैं कॉलेज में फिर से गाना गाने लगी हूँ। एक दिन मैं कैंटीन में बैठी थी, तभी अचानक से मेरी निगाह दरख्त की शाखों पर पड़ी। ये काफ़ी घना दरख्त मालूम हो रहा था, पता नहीं कब से बना हुआ था। मैं चौंक गई और मैं फ़ौरन से कैंटीन से बाहर निकली। ये दरख्त कॉलेज के पिछले हिस्से में बना हुआ था। भागकर बाहर गई तो देखा कि काफ़ी घना पीपल का दरख्त था। उस दरख्त को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। वहाँ आस पास कोई भी नहीं था, दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। एक पल को मैंने सोचा कि यहाँ बैठकर अगर गाना गाऊंगी तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ गूंजेगी।
चारों तरफ मेरी आवाज़ फैलेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं आराम से ऊंची आवाज़ में गाना गा पाऊंगी। यही सोचकर मैं भागती हुई इस पीपल के दरख्त के नीचे आ गई। सदियों पुराना ये दरख्त मजबूती से खड़ा था। मैं उसके नीचे बैठ गई और अपना बैग एक साइड पर रखा और ज़ोर से ऊंची आवाज़ में गाना गाना शुरू कर दिया। गाना गाते गाते मैं अपनी आंखें बंद कर लिया करती थी और किसी और ही दुनिया में खो जाती थी। अब भी मैं ऐसा ही कर रही थी। मैं जानती थी कि मेरे गाने की आवाज़ दूर दूर तक किसी के कानों में नहीं जाएगी, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। गाना गाते वक्त मुझे एहसास ही नहीं हुआ और जब मैंने गाना मुकम्मल करके आंखें खोलीं और टाइम देखा तो काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया था। फ़ौरन से बैग उठाया और घर की तरफ भागी। उस दिन के बाद से तो मुझे मेरी एक अलग ही दुनिया मिल गई थी। मैं रोज़ाना उस दरख्त के नीचे आकर बैठती और ज़ोर ज़ोर से गाना गाना शुरू कर देती। अम्मा ने जब देखा कि उस दिन के बाद से मैंने घर पर और कॉलेज में गाना गाना छोड़ दिया है तो वो बहुत खुश हो गई और मुझसे कहा कि इस साल मैं तुम्हें छुट्टियों पर तुम्हारी दादी के घर रहने के लिए भेज दूंगी। ये सुनकर तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। बहरहाल मैंने अम्मा और बाकी सबसे इस राज को छुपा रखा था। रोज़ाना घर लेट आती तो अम्मा मुझसे पूछती कि इतनी देर से क्यों आई हो, तो मैं उनसे कह देती कि हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही थी। हालांकि मैं उस वक्त पीपल के दरख्त के नीचे बैठी गाना गा रही होती थी। अक्सर ही कॉलेज की लड़कियां मेरे पास आकर बैठ जाती थीं और मुझसे ज़िद करती कि हमें गाना गाकर सुनाओ, लेकिन मैं उन्हें मना करती और कहती कि नहीं, मैंने गाना गाना छोड़ दिया है। मैं जानती थी कि इस कॉलेज में एक टीचर मेरी अम्मा की बहुत ही करीबी दोस्त हैं और वो मुझ पर ख़ास नज़र रखती हैं। अगर उन्होंने मुझे कहीं पर भी कॉलेज के अंदर गाना गाते देख लिया तो वो फ़ौरन से जाकर मेरी अम्मा को शिकायत लगा देंगी। इसीलिए मैं एहतियात से काम लेती थी। मुझे अपनी अम्मा की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो दूसरों के ज़रिए मुझ पर नज़र रखवाती। कम से कम उन्हें मुझ पर एतबार होना चाहिए था, लेकिन वो इस तरह का रवैया रवा रखती थी कि मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ से ख़राब होता जा रहा था। मैंने उनसे कोई भी उम्मीद रखना छोड़ दी थी और चुपचाप अपने काम में मशगूल हो गई। अक्सर मैं अपने गाने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती थी। मेरा दिल करता था कि मैं किसी भी रेडियो वगैरह पर जाकर गाना गाऊं, लेकिन ऐसा सिर्फ मैं सोच सकती थी, कर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर ऐसा करती तो अम्मा मुझे जिंदा ना छोड़ती। मेरी दादी भी मुझे अक्सर समझाया करती थी कि गाना मत गाया करो, ये नेक काम नहीं है, गुनाह होता है इससे, लेकिन मैं उनकी बात नज़रअंदाज कर देती थी। एक दिन मैं पीपल के दरख्त के नीचे बैठे गाना गाए जा रही थी। तभी मुझे एकदम से एहसास हुआ कि वहाँ पर कोई मौजूद है। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो वहाँ कोई नहीं था। उस दिन मुझे अपने कमरे में भी ऐसा ही एहसास हुआ था और आज इस दरख्त के नीचे भी वही एहसास हो रहा था। कितनी अजीब सी बात थी ना। किसी के होने का एहसास मुझे बहुत ही शिद्दत से होता था, लेकिन कोई मुझे नज़र नहीं आता था। मैं खौफज़दा सी हो गई। जाहिर सी बात है, ऐसे सुनसान से दरख्त के नीचे बैठी हुई थी और मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, तो डर तो लगना ही था। मैं गाना गाती तो यूं लगता कि कोई धीमे सुरों में मेरे साथ गाना गा रहा है, लेकिन वो कोई मर्दाना सी आवाज़ होती थी। जैसे ही मैं गाना गाना शुरू करती, वो आवाज़ भी धीरे धीरे तेज़ होती जाती और जब तक मैं गाना मुकम्मल करती तब तक वो आवाज़ जारी रहती। और जैसे ही मैं गाना मुकम्मल करके अपनी आंखें खोलती तो देखती वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता था। ऐसा काफ़ी दिन से हो रहा था और जैसे ही मुझे किसी के होने का एहसास महसूस होता, मैं फ़ौरन से उठकर भाग जाती। लेकिन गाना गाने की चाह इतनी ज़्यादा थी कि मैं भागकर वापस इसी जगह पर आती थी और गाना गाती थी। थोड़े ही दिन बाद कॉलेज की छुट्टियां हो गईं तो मुझे एहसास हुआ कि अब मैं गाना नहीं गा सकूंगी। कुछ दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती रही, लेकिन फिर मैंने एक दिन अम्मा से बहाना बनाया और कहा कि मैं अपनी एक दोस्त के पास बहुत ही ज़रूरी नोट्स लेने जा रही हूँ, क्योंकि छुट्टी के बाद इम्तहानात हैं। अम्मा ने मुझे इजाज़त दे दी। मैं चली गई और दोस्त के घर जाने के बहाने
उस दरख्त के नीचे आकर बैठ गई और गाना गाने लगी। तभी अचानक से मेरी निगाह सामने पड़ी। वहाँ एक बहुत ही बड़ा पुराना कब्रिस्तान बना हुआ था। मैं हैरान हुई कि जब मैं दोपहर में यहाँ आती थी तब तो मैंने कभी भी इस कब्रिस्तान पर ध्यान नहीं दिया, और रात के इस अंधेरे में मुझे वो कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। आखिर ये कब्रिस्तान अचानक से कहाँ से आ गया? फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने पहले ध्यान न दिया हो। वैसे भी मेरा ध्यान तो गाने पर ही होता था। मैंने दोबारा से गाना गाना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में मेरी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी, और जैसे ही मैंने गाना गाना शुरू किया मुझे वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होना शुरू हो गया, और कोई मेरे साथ ही धीरे धीरे गाना गाने लग गया। जैसे ही किसी और आवाज़ ने मदाखलत की, मैं फ़ौरन से उठकर भाग गई, क्योंकि मुझे खौफ महसूस हो रहा था। पहली बार रात में यहाँ आकर बैठी थी। घर वापस आई तो अम्मा ने कहा, इतनी हवास बाख्ता क्यों हो? और आखिर तुम अपनी दोस्त के घर गई थी तो तुम्हारे हाथ में नोट्स क्यों नहीं हैं? मैंने अम्मा से कहा कि वो मुझे नहीं मिले, कल मिल जाएंगे। दोस्त घर पर नहीं थी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई, और फिर रोज़ाना यही होने लगा। अम्मा से मैं बहाना बनाती कि मैं दोस्त के घर जा रही हूँ, और घर से निकलते ही मैं कॉलेज के पीछे बने उस पीपल के दरख्त के नीचे आकर बैठ जाती थी। अब गाना गाने से ज़्यादा मेरी दिलचस्पी उस कब्रिस्तान में हो गई थी, क्योंकि इतने दिन हो गए थे मैं उस कब्रिस्तान को वीरान पड़ा ही देख रही थी। एक दो बार तो मैंने दिन में भी देखा, यहाँ कभी भी कोई नहीं आता था। अक्सर लोगों को तो इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था। ये लगता था कि लावारिस कब्रिस्तान है। छुट्टियाँ ख़त्म हुईं और कॉलेज दोबारा शुरू हो गया। अब हमारे इम्तहानात हो रहे थे। मैंने अपनी तवज्जो इम्तहानात पर मरकूज़ करना शुरू कर दी, और इसलिए मैं पीपल के दरख्त के नीचे ना जा पाई। एक दिन मैं घर में बैठी पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक से मुझे अपने कमरे की खिड़की के बाहर किसी के गाना गाने की आवाज़ सुनाई दी। कोई बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाना गा रहा था। मैं चौंक गई, क्योंकि ये तो वही आवाज़ थी जो मुझे दरख्त के नीचे सुनाई देती थी। आखिर ये आवाज़ यहाँ पर क्यों आ रही है? मैंने उठकर खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे काफ़ी हैरत हुई। उसी वक्त अम्मा कमरे में आई और कहने लगी, ये तुम बाहर खिड़की से झांक कर क्या देख रही हो? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अम्मा की आवाज़ सुनकर मैं फ़ौरन से घबरा गई। मुझे लगा कि शायद उन्हें भी गाने की आवाज़ सुनाई दे रही हो, लेकिन यूं लग रहा था कि वो आवाज़ तो सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है, जैसे कोई मेरे लिए ही गा रहा हो। फिर रोज़ाना हर रात को मेरी खिड़की के पास से आवाज़ आने लगी। एक दिन मैं उस पीपल के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई और फिर से गाना गाने लगी। मैं गाना गाते जा रही थी, लेकिन मेरे साथ कोई भी गाना नहीं गा रहा था। हैरान होकर मैंने अपनी आंखें खोली और आस-पास देखा, लेकिन मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था, ना ही किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मुझे बहुत ही बेचैनी होने लगी कि जो मेरे साथ गाना गाता था, अब वो गाना क्यों नहीं गा रहा। मुझे उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी। मैंने दोबारा से आंखें बंद कर लीं और मज़ीद ऊंची आवाज़ में गाना गाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद किसी ने हल्के से मेरे चेहरे पर फूंक मारी। मैंने घबराकर आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और मुझ पर नींद तारी होने लगी। लग रहा था बहुत ही गहरी नींद आ रही है। मैं दरख्त के तने के साथ सर टिकाकर सो गई। इतनी मीठी नींद मुझे पहले कभी नहीं आई थी। न जाने मैं कितने घंटों तक सोती रही थी, और जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं चौंक गई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और अंधेरा फैल गया था। रात हो रही थी। मैं झटके से उठी और जूं ही अपने सामने देखा तो ये देखकर मेरी चीख निकल गई कि सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा नौजवान बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? मुझे डर लगने लगा कि इस सुनसान जगह पर एक नौजवान मेरे पास न जाने कब से बैठा हुआ है, कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। जब उसने मुझे डरते और खौफजदा होते देखा तो कहने लगा कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो अक्सर ही तुम्हारा गाना सुनने के लिए यहाँ आता था,
और तुम्हारे साथ गाना भी गाता था। मुझे याद आया कि मेरे साथ कोई मर्दाना आवाज़ में गाना गाता था। मैंने उससे कहा, लेकिन जब भी तुम गाना गाते हो मुझे नज़र नहीं आते थे। तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, क्योंकि मैं एक जिनज़ादा हूँ, अगर इंसान होता तो तुम्हें नज़र आ जाता। बहरहाल अब मैंने सोचा कि मैं तुम्हें नज़र आऊँ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गया। तुम सोए हुए बहुत प्यारी लग रही थी और तुम्हारी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। जब उसने मुझे बताया कि वो जिनज़ादा है तो मैं डर गई। सामने वाले कब्रिस्तान की तरफ उसने निगाह की और कहा कि मैं इसी कब्रिस्तान में रहता हूँ। ये हम जिन्नात का कब्रिस्तान है जो सिर्फ तुम्हें नज़र आता है और कोई भी इस कब्रिस्तान को नहीं देख पाता। तुम्हारा गाना मुझे यहाँ तक सुनाई देता था, इसीलिए उठकर तुम्हारे पास आ जाता और तुम्हारे साथ गाना गाया करता था। मेरे घर में भी कोई मुझे गाना नहीं गाने देता। मेरे ख़ानदान के बहुत से लोग इस कब्रिस्तान में दफन हैं। जब भी मैं गाना गाता हूँ मेरे माँ बाप मुझे खूब मारते हैं। फिर वो धीरे धीरे मुझसे बहुत सारी बातें करने लगा। उस दिन जब मैं घर आई तो अम्मा ने मुझे खूब डांटा कि इतनी देर तक तुम कहाँ थी, लेकिन मैंने अम्मा की किसी डांट का कोई असर नहीं लिया। मैं तो अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उसके माँ बाप भी उसे गाने नहीं देते थे और मेरी अम्मा भी मेरे गाने के ख़िलाफ़ थी, और हम दोनों को ही गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद था। हम दोनों की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। इस दिन मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं उसके लिए गाना गाया करूँगी। फिर मैं दोबारा से पीपल के दरख्त के नीचे जाकर बैठने लगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए गाना गाया करते और देर तक खूब सारी बातें किया करते थे। जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया तो मैंने उससे कहा कि अब शायद हम कभी ना मिल सके। मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया है और मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगी। तो वो मुस्कुरा उठा और कहने लगा, शायद तुम भूल गई हो कि मैं जिन्नात के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं रोज़ रात को तुम्हारे कमरे में आ जाया करूँगा। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। अक्सर ही वो मेरे कमरे और छत पर आ जाता। मैं धीरे से गाना गाती थी, क्योंकि मेरे गाना गाने की आवाज़ तो सबको सुनाई दे सकती थी, लेकिन उसके गाना गाने की आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ मुझे सुनाई देती थी। इसलिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी था, ताकि किसी के भी कानों में मेरे गाने की आवाज़ न पहुँचे। एक दिन वो मेरे पास आया तो काफ़ी ज़्यादा उदास था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है जो तुम इतना उदास नज़र आ रहे हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? उसने नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि अब हम लोग कभी भी नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर मैं परेशान हो गई और कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, आखिर क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है? तो वो बोला, नहीं यार, किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं अपने ख़ानदान समेत यहाँ से दूर जा रहा हूँ और दोबारा कभी भी वापस नहीं आऊँगा। मैं अब तुमसे मिलने कभी नहीं आ सकता, इसी वजह से मैं अफसरदा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं भी अफसरदा हो गई, क्योंकि मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। अगर वो अब चला जाता तो मैं गाना किसके लिए गाती? और फिर कुछ दिन बाद वो वाकई में चला गया और मैं उसकी याद में रोज़ाना छत पर बैठकर गाना गाती हूँ। लेकिन आज तक वो वापस नहीं आया, मगर मुझे उसका हमेशा इंतज़ार रहेगा।